अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ हैदराबादी कोफ्ते आलू का सालन। कोफ्ते आलू के सालन के लिए मेरे पास सामान है चने की दाल जिसे हम भूनकर पीसेंगे, बादाम, पिसा हुआ खोपरा, दही, खसखस जिसे मैंने 4 से 5 पानी से धोकर और पहले ही भिगो दिया था ताकि इसकी सारी मिट्टी निकल जाए, बीफ का कीमा जिसे मैंने बारीक पीस लिया, बिल्कुल बारीक पीसना है इसे, अदरक लहसुन का पेस्ट, प्याज, आलू, हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें। चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने एक पैन ले लिया है। चूल्हे की आंच जलाकर पैन में हम ये चने की दाल डाल देंगे। चने की दाल को अगर आप इस तरह से भूनकर पीसकर और फिर इसका जो पाउडर होगा वो आप कोफ्तों में शामिल करेंगे तो कोफ्ते काफ़ी मज़बूत बनते हैं, टूटते भी नहीं हैं पकते वक्त और इसमें एक अच्छी खुशबू भी आती है। बेसन मिलाने से कोफ्तों का टेस्ट ख़राब हो जाता है। वीडियो लंबी हो जाती है, इस वजह से मैं आपको शॉर्ट करके दिखा रही हूँ। चने की दाल को भूनकर मैंने निकाल लिया। अब मैं भून रही हूँ बादाम को। बादाम के साथ ही मैं ऐड कर दूँगी पिसा हुआ खोपरा। साबित खोपरा लेकर आप उसे भूनकर भी पीस सकते हैं, लेकिन मेरे पास पिसा हुआ खोपरा था तो मैंने पिसा हुआ खोपरा ही डाल दिया। पिसा हुआ खोपरा बहुत जल्दी भुन जाता है, काला हो जाता है। इसको बहुत चमचा चलाते रहना, बार बार इसको संभालना होता है। देखिए इसमें से एक अच्छा तेज़ धुआं निकल रहा है, खुशबू भी आ रही है। इन दोनों को भूनकर मैंने निकाल लिया। अब मैंने जो खसखस धो के भिगो कर रखी थी उस खसखस को भी मैंने पैन में डाल दिया। इस खसखस के अंदर ना बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है। अगर हम खसखस को पहले ही धोकर उसकी मिट्टी नहीं निकालेंगे ना तो नुकसानदेह होती है, पतली कर देती है मिट्टी, बहुत नुकसानदेह होती है। तो इस मैं हमेशा यही करती हूँ कि पहले खसखस को धोती हूँ, 4 से 5 पानी से अच्छी तरह उसको डोल कर उसकी मिट्टी निकाल कर फिर उसको वापस पैन में डालकर खुश्क करके भून लेती हूँ। इस तरह बहुत आसानी रहती है। फिर उसी पैन में मैंने थोड़ा सा और ऑयल डाला ताकि मैं यहाँ प्याज को भी फ्राई कर लूँ। यहाँ मैंने 2 अदद प्याज ली थी जिनको मैंने खड़ा खड़ा मोटा मोटा काट लिया था। प्याज को इतना बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना, बस लाइट सा फ्राई करके निकालना ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए, क्योंकि जब हम इसको पीसते हैं ना तो इसका पेस्ट बहुत स्मूथ बनता है। फिर इसके साथ ही मैंने 2 आलू ले लिए थे। आलू को ना खड़ा खड़ा काटना है। इस तरह काटने से ना कोफ्ते आलू का सालन प्यारा भी लगता है और आलू इस तरह खाने में अच्छे भी लगते हैं। और मैं 2 से 3 लोगों का सालन बना रही हूँ तो आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। जो भुने हुए सारे मसाले अब मैं इनको पीस लूँगी। पीसने के बाद हम आ जाते हैं कीमे की तरफ। अब हम बनाएंगे कोफ्ते। कोफ्तों के लिए मैंने कीमे को एक प्याले में डाल दिया। अब इसके अंदर मैं शामिल करूँगी हरी मिर्चें और हरे मसाले का पेस्ट, ये मैंने पहले ही पीस के रख लिया था। और अब इसके साथ मैं शामिल कर रही हूँ नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट, जो भुने हुए चने थे ना उसका मैंने पाउडर बना लिया था वो ऐड कर रही हूँ। 3 चमचे मैंने भर के इस्तेमाल किया है। गरम मसाले का पाउडर, ये मेरा घर का ही बना हुआ है। पिसा हुआ भुना हुआ ज़ीरे का पाउडर, पिसी हुई लाल मिर्च, हल्दी पाउडर। ये बेसिक मसाले हैं, ये ऐड करने से इनका बहुत मज़े का टेस्ट आता है। कोई पैकेट का मसाला यूज़ नहीं किया मैंने। अब इसको अच्छी तरह हाथ से मैं मिक्स करूँगी। अच्छी तरह से इसको बिल्कुल आटे की तरह अच्छा सा गूंदना है। जितना आप अच्छा गूंदेंगे ना, जितना अच्छा आप इसको मिक्स करेंगे, उतना ही सारे मसालों का फ्लेवर गोश्त के अंदर आ जाएगा। अब दोनों हाथों में ऑयल लगाकर हम कोफ्ते बना लेंगे। दरमियाने साइज़ के कोफ्ते बनाने। कोफ्तों का साइज़ ना बहुत ज़्यादा बड़ा करना है ना छोटा करना है। छोटे छोटे कंचे जितने कोफ्ते बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। जब आप इतनी मेहनत की डिश बनाते हैं और मेहमानों के आगे रखते हैं तो कम से कम कोफ्ते इतने बड़े होने चाहिए कि देखने में भी अच्छे लगें। तो मैं जिस साइज़ के कोफ्ते बना रही हूँ आप भी इसी साइज़ के कोफ्ते बनाइएगा। ये फ्राई होने के बाद और सालन में जाने के बाद इनका साइज़ बिल्कुल छोटा नहीं होगा। अब मैंने अलग से गहरी डेगची ले लिए और जो बचा हुआ तेल था जिसमें मैंने आलू और प्याज फ्राई किए थे वो तेल भी मैंने इसमें डाल दूँगी। ज़ाया करने से बेहतर इसी में शामिल कर दें। साथ ही मैं थोड़ा सा तेल और शामिल कर रही हूँ। तेल गर्म होने के बाद मैं सबसे पहले इसके अंदर कोफ्ते डाल दूँगी ताकि हम कोफ्तों को फ्राई कर लें। कोफ्तों को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस दोनों हाथों से डेगची को पकड़ के इस तरह हिलाना है। इस तरह हिलाने से ना कोफ्ते बहुत अच्छे फ्राई हो जाते हैं। फिर चमचे की मदद से बहुत हल्के हाथों से कोफ्तों को पलटना है। ज़्यादा काले या ब्राउन करने की ज़रूरत नहीं है, बस हल्का हल्का से भी आप फ्राई कर लेंगे ना तो कोफ्तों का टेस्ट अच्छा हो जाता है। बस इनको इस तरह से पलटने जाना हल्के हल्के हाथों से, बहुत हल्के हल्के हाथों से। देखिए मैंने सारे कोफ्ते पलट दिए। और ये नॉन स्टिक पैन है इसलिए मैंने ऑयल थोड़ा कम ही लिया है। आप चाहें तो थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और इस तरह डेगची को हिलाने से ना कोफ्ते अच्छे से फ्राई हो जाते हैं। अब कोफ्तों पे हल्का सा कलर आ गया है, मैंने इसको निकाल लिए। निकालने के बाद फिर वापस उसी पैन के ऑयल में मैं शामिल कर रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट,
अदरक लहसुन के पेस्ट को हल्का सा फ्राई करने के बाद मैं इसमें शामिल करूँगी पिसे हुए मसाले, बादाम, खोपरा, खसखस, प्याज और साथ ही मैंने 2 हरी मिर्चें भी शामिल कर दी थी। खसखस की वजह से मसाला बहुत उछलता है, बहुत एहतियात से इसको भूनिएगा। इसमें मैं सारा मसाला शामिल करके मैं इसको चमचे से थोड़ा सा मिलाऊंगी, मिक्स करूँगी। अब इसका कलर जब ये भून जाएगा ना, इसका कलर चेंज हो जाएगा। अब मैं इसमें कुछ बेसिक मसाले शामिल करूँगी। नमक, पिसा हुआ गरम मसाला, पिसा हुआ भुना हुआ ज़ीरा, हल्दी, ये सब मसाले आपके घर में मौजूद हैं। पिसी हुई लाल मिर्च। हाँ, इसको चमचा चला के मिक्स करना अच्छी तरह से। कोई बहुत ख़ास मसाले नहीं है, सिर्फ खसखस, खोपरा, बादाम के अलावा सब घर के बेसिक मसाले यूज़ कर रही हूँ। यकीन मानिए ये खाने में इतने मज़ेदार कोफ्ते होते हैं ना कि आपने अगर ये वाले कोफ्ते बना लिए ना, फिर आप दूसरी रेसिपीज़ भूल जाएंगे। अब मैं इसको मिक्स करने के बाद हल्की आंच पे रख दूँगी ताकि ये अच्छी तरह भुन जाए। देखिए मसाला कितना अच्छे से पक के खुश्क हो गया और मैंने इसको ढकना हटाकर बीच में 1-2 दफ़ा भुना भी था। मसाले को इस तरह भूनने के बाद जब इसके ऊपर ऑयल आ जाए ना, तो समझ जाए आपका मसाला भून चुका है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ दही। दही मेरे पास 1 प्याली था जिसे मैंने फेंट के रख लिया था। अब सारा दही इसके अंदर शामिल कर देंगे। दही का अपना पानी भी बहुत निकलता है, इसलिए मैं इसमें पानी शामिल नहीं करूँगी। इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद थोड़ा सा जो दही प्याली में लग गया था, मैंने उसमें पानी डाल के वो ऐड कर दिया इसके अंदर। चमचे की मदद से इसको मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह, मसाला और दही मिक्स हो जाए। तो फिर इसके ऊपर मैं ढकना ढाँप दूँगी। 10 से 15 मिनट के लिए मैं इसे पकने रख दूँगी ताकि दही का पानी खुश्क हो जाए। ये देखें दही का पानी खुश्क हो चुका है और ऑयल ऊपर आ गया है। ऑयल ऊपर आना इसी बात की निशानी होती है कि आपका मसाला भून चुका, कच्चापन ख़त्म हो गया। आलू हमारे आधे गले हुए थे, अब इसको आधा और गलाना है, तो इसलिए मैं इस आलू को मसाले में ऐड कर रही हूँ। और मैं थोड़ा सा पानी इसमें शामिल कर रही हूँ ताकि आलू अच्छे से गल जाए। इसको पानी को अच्छी तरह चमचा चला के मिक्स कर लेंगे और फिर इस पर ढकना ढाँप देंगे। ढकना ढाँप कर इसको रखेंगे आलू गलने तक। जब तक आलू गल नहीं जाते तब तक इसे दम पर रखेंगे। अब मैं ढकना हटा के चेक करूँगी। माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे आलू भी गल गए। सालन की शक्ल देखें कितनी मज़ेदार खुशबू आ रही है। अब मैं इसमें कोफ्ते शामिल कर दूँगी। कोफ्ते शामिल करते वक्त भी पानी ऐड नहीं करना, बस कोफ्तों को रखना है। कोफ्ते हमने फ्राई तो कर लिए थे लेकिन अंदर से हल्के हल्के कच्चे होंगे, तो इसलिए इसको थोड़ी देर के लिए इसको दम पे रखना पड़ेगा ताकि कोफ्ते अंदर से भी अच्छी तरह पक जाएं। 5 से 10 मिनट के लिए बस इसको दम पे रखना है। और कोफ्तों को ना इसी तरह हिलाना, डेगची को दोनों तरफ से पकड़ कर, चमचा नहीं चलाना। अब देखिए आप हल्का हल्का ऑयल ऊपर आ रहा है, इसका मतलब है कि कोफ्ते भी हमारे अच्छी तरह गल चुके हैं और सालन हमारा रेडी है। बस इसी तरह हिलाने से ना कोफ्ते चारों तरफ से पक जाते हैं। ऑयल ऊपर आ गया है, ये देखिए इस तरह से ऑयल ऊपर आ जाए ना, तो समझ जाएं कि आपका मसाले का कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो गया है। देखिए कोफ्ते भी मज़बूत हैं, कोफ्ते ज़रा भी नहीं टूटे। कोफ्ते माशाल्लाह साइज़ भी बहुत अच्छा है ना, साइज़ भी इनका बहुत ज़्यादा छोटा नहीं हुआ है। अब मैं इसमें पिसा हुआ गरम मसाला ऊपर से डाल रही हूँ और साथ ही कटा हुआ हरा धनिया। आप चाहें तो पानी डालकर शोरबा ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब मैं आपको इसको प्लेट में निकाल कर दिखाती हूँ। इस तरह आलू काटने से ना आलू बहुत प्यारे लगते हैं। देखें सालन की शक्ल देखें कितनी अच्छी है और ये बहुत मज़े का सालन बनता है। आपको रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मैटर करती है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।